निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुश्री शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज मेट्रो टुडे लाइव में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्रिल मलिक जी। अब्रिल मलिक जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है और केसरिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और आज का बर्निंग मुद्दा यह है कि अब्रिल जी, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जिहादी मुक्त भारत और खालिस्तानी मुक्त भारत कैसे बनेगा, इसका निर्माण कब तक होगा? क्योंकि देखिए, रोज हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कभी किसी को मारा जा रहा है, कभी किसी को मारा जा रहा है। तो इस तरह से कब तक चलेगा? आतंकवादियों का कब तक अंत होगा? आतंकवादियों का अंत कब तक करेंगे ये अब्रिल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार कार्य कर रही है, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ मुहिम सरकार चला रही है और आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का जिस प्रकार से निरंतर कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और ये आतंकवाद लगातार किस प्रकार से बढ़ रहा है इस देश में, कौन लोग बढ़ावा देते हैं, उनका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। जनता तो जानती है खैर किस तरीके से पंजाब के अंदर खालिस्तानियों को बढ़ावा देने का कार्य सबसे पहले संजय गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। खालिस्तानियों को इनके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और खालिस्तानियों को बढ़ावा देकर ये सोचते थे कि पंजाब के अंदर अपनी स्थिति को ये मजबूत कर लेंगे, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। भिंडरावाले को इन्होंने सपोर्ट किया था, ये आपको ही मालूम है। वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते शुरू में इन्होंने भिंडरावाले को समर्थन दिया, उसके बाद भिंडरावाले इतना मजबूत हो गया कि वो इनके हाथ से बाहर हो गई बात, और वो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या भी हुई इंदिरा गांधी जी की, जो बहुत दुखद है, और वो खालिस्तानियों के द्वारा की गई। लेकिन गलती कांग्रेसियों की यह थी कि इन्होंने पहले खालिस्तानियों को बढ़ावा दिया। खालिस्तानियों को बढ़ावा देने का कार्य इनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। और इनकी सरकार 60 वर्षों तक इस देश में रही, इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, उनसे पहले जिस तरीके से आपको मालूम है शास्त्री जी तो बहुत ही कम समय के लिए रहे, लंबे समय के लिए नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे। तो जिस तरीके से नेहरू जी रहे, उसके बाद इंदिरा जी रहती हैं, उसके बाद जिस तरीके से लगातार सरकारें आती हैं, राजीव जी आते हैं, तो ये परिवारवाद है। मैं इसको परिवारवाद भी कहता हूं। ये पूरी कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है और इस कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इस परिवारवादी राजनीतिक दल के द्वारा इस देश के भले के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। ना ही इन्होंने हेल्थ सेक्टर में काम किया, ना इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया, और ना ही एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ कर पाए, ना ही इनकी फॉरेन पॉलिसी मजबूत थी, ना ही इन्होंने डिफेंस के सेक्टर में कुछ किया, ना ही इन्होंने शिपिंग के सेक्टर में कुछ किया, ना ही इन्होंने रोडवेज में किया, ना रेलवेज में किया, ना एयरवेज में किया। ये करते क्या रहे? ना ही ये इंटरनल सिक्योरिटी के संबंध में कुछ कार्य कर सके देश के लिए, ना ही ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए कुछ कर पाए, ना ही ये सीमाओं को सुरक्षित रख सके। तो ये किस लिए सत्ता में बैठे हुए थे? खालिस्तानियों का, आतंकवादियों का, ये जिहादियों का, ये तो बहुत बड़ा इशू है। जिहादियों को कंट्रोल करना, खालिस्तानियों को कंट्रोल करना, खैर वो नरेंद्र मोदी जी अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जी मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये लंबे समय तक सत्ता में बैठे रहे, सत्ता में बैठने के बावजूद ये कहां इनका ध्यान था कि ये कुछ नहीं कर सके? ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तो कर नहीं सके, ये डिफेंस सेक्टर में तो कुछ काम कर नहीं सके, ये सड़कें तो बनवा नहीं सके, शौचालय तो बनवा नहीं सके, ये आवास तो बनवा नहीं सके, ये हर घर तक शौचालय तो ये पहुंचा नहीं सके, ये गैस सिलेंडर तक तो हर घर तक पहुंचा नहीं सके, इन्होंने हेल्थ सेक्टर में कुछ नहीं किया, हॉस्पिटल तो ये बनवा नहीं सके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो ये बनवा नहीं सके, स्कूलों का निर्माण तो ये करा नहीं सके, इन्होंने डेवलपमेंट तो किया नहीं। ये क्या करेंगे? किस लिए ये सत्ता में आए थे? अब देखिए, कंट्रोल करना तो बड़ी बात है, ये सड़कें तक नहीं बनवा पाए, ये बिजली तक नहीं पहुंचा पाए हर घर तक,
हर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य हमने किया। हर घर तक शौचालय हर घर में बनवाने का कार्य हमने किया। ये क्या कर रहे थे? किस लिए सत्ता में आए थे? किस लिए सत्ता में बैठे थे? ये डेवलपमेंट तक तो कर नहीं पाए। खालिस्तानियों को तो जब कंट्रोल ये करेंगे। जनता ने इनको इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्योंकि इनके द्वारा खालिस्तानियों का सपोर्ट किया गया, इनके द्वारा जिहादियों का सपोर्ट किया गया। आज भी ये लोग जिहादियों का पक्ष किस प्रकार लेते हैं आपको मालूम होगा। उत्तर प्रदेश और मुख्य तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, जिहादियों का अड्डा हुआ करता था और जिहादियों का नेता आजम खां हुआ करता था। इस बात को मैं स्पष्ट तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। जिहादियों का मुख्य नेता और आजम खां मंत्री हुआ करता था सरकार में समाजवादी पार्टी की। और आजम खां न केवल मंत्री हुआ करता था बल्कि वो उप मुख्यमंत्री था, अघोषित उप मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री कहिए, उप मुख्यमंत्री कहिए, कुछ भी कहिए उसको, अघोषित उप मुख्यमंत्री कहिए, अघोषित मुख्यमंत्री कहिए, लेकिन सरकार आजम खां के बगैर नहीं चल सकती थी। चाहे उसको आप कुछ भी कह लीजिए, उसका महकमा ही नहीं, आजम खां का हर महकमे में रोल हुआ करता था। हर डिपार्टमेंट में आजम खां का योगदान रोल हुआ करता था। बगैर आजम खां के कंसीडरेशन के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ सकती थी। अखिलेश यादव यदि कुछ कर रहे हैं और आजम खां ने मुलायम सिंह से नाराजगी जता दी तो अखिलेश यादव को अपने निर्णय को वापस लेना हुआ करता था। यह उत्तर प्रदेश में आजम खां का रोल था। और आजम खां आज कहां है आपको भी मालूम होगा और किस स्थिति में है, किस दयनीय स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के कारण है, योगी जी की सरकार के कारण है। आप मुजफ्फरनगर की बात कर लीजिए, आप कैराना की बात कर लीजिए, ये पूरा क्षेत्र जिहादियों का अड्डा हुआ करता था। मुख्य रूप से यहाँ जिहादी हुआ करते थे। मेरठ में जिहादी हुआ करते थे। एक प्रकार से जिहाद का कार्यक्रम यहाँ पर निरंतर आगे बढ़ रहा था। इन्हीं जिलों में नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती थी कि हिंदुओं को, बहन बेटियों को मार दिया जाता था, उनके साथ बलात्कार कर दिए जाते थे, हिंदुओं की हत्याएं होती थी, सरेआम गाली गलौज किया जाता था, जिहादियों के द्वारा गोलियां बरसाई जाती थी, कट्टों का प्रयोग किया जाता था। और इस बात को सबूत के रूप में आप जान लीजिए, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, समाजवादी पार्टी ने जिहादियों को प्रोटेक्शन दी और जो ईमानदार हिंदू थे उनको जेल भेजने का कार्य किया गया, फर्जी मुकदमे लिखा करके। यह कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ, मुजफ्फरनगर दंगों में हुआ। मरे भी हिंदू और फर्जी मुकदमे भी हिंदुओं पर हुए, जान भी हिंदुओं की गई और फर्जी मुकदमे भी हिंदुओं पर ही हुए। यह समाजवादी पार्टी का शासन था उत्तर प्रदेश में। क्या शासन इन्होंने किया? क्या इन्होंने देश के लिए कार्य किया? ये केवल और केवल जिहादियों को बढ़ावा देते हैं। और अकालियों की बात कर लीजिए, वहां ये खालिस्तान, जिस प्रकार से खालिस्तानियों की शुरुआत हुई, कट्टरता की शुरुआत हुई, अकाली दल की बात कर लीजिए, आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, उसके बाद कांग्रेस को नुकसान भी भुगतना पड़ा। इस बात को मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस ने नुकसान भी भुगता क्योंकि इनके कर्म थे, इसीलिए इनको नुकसान भुगतना पड़ा। और जिस तरीके से जिसका टेररिज्म बढ़ा, तो टेररिज्म बढ़ाने में इनका योगदान था। अरे जब जिहादियों को, आतंकवादियों को तुम बैठा करके पीएम हाउस में बिरयानी खिलाओगे तो क्या होगा? बड़े बड़े आतंकवादी आया करते थे, बिरयानी खाया करते थे पीएम हाउस में जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। आज तो सीधा जिहादियों को, पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को जेल भेजने का कार्य किया जाता है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। 370-35 से हटा करके पाकिस्तानियों के मुंह पर, जिहादियों के मुंह पर, आतंकवादियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ने का कार्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और जिस तरीके से, जिस प्रकार 370-35 से हटा, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा पाकिस्तान के ऊपर। और खालिस्तान पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, खालिस्तानी पाकिस्तान से मिले हुए हैं, क्योंकि इन्हें फंड्स के लिए पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड रहना होता है। ये उन्हीं जिहादियों से मिले हुए हैं। ये खालिस्तानी जो पाकिस्तान की सरकार है वहां से इनको फंड भी आता है, पाकिस्तान इनको सपोर्ट भी करता है। यहां पर ये कोई घटना करके पाकिस्तान भी भागते हैं, वो भी इनका इतिहास है। और जिस तरीके से इनको फंड के लिए पाकिस्तान पर डिपेंड रहना होता है, क्योंकि इनके पास फंड की यदि कमी पड़े तो पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है, पाकिस्तान भी भारत का दुश्मन है, वहां के आतंकी भी भारत के दुश्मन है, जिहादी जो यहां पनप रहे हैं वे भी भारत के दुश्मन हैं। तो जो भारत के जितने भी दुश्मन हैं उनसे खालिस्तानी हाथ मिला लेते हैं।
और वे खालिस्तानियों से हाथ मिला लेते हैं, तो इसी के कारण इनकी शक्ति मजबूत हो जाती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं, पंजाब में आतंकवाद फैला देते हैं, तो दो बड़े अहम प्रांतों में, दो बड़े अहम स्टेट्स में ये टेररिज्म को डेवलप करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जो जितने भी जिहादी हैं उनको इनका भी सपोर्ट मिलता है, कांग्रेसियों का। लेकिन आज आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण हो रहा है, जिहादी मुक्त भारत का निर्माण हो रहा है, कार्य प्रारंभ है और निश्चित पूर्णतः सफलता मिलेगी। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में कोई भी आतंकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति भारत के अंदर नहीं रह सकता, ये स्पष्ट आज हो चुका है। और जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी गुंडे हैं, माफिया हैं, जितने भी खालिस्तानी हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए। अमृतपाल का इशू उठाकर आप देख लीजिए, मैंने खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी थी, और जिस तरीके से मैंने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, मैंने उसमें स्पष्ट कहा था, जो व्यक्ति देश के खिलाफ बोल रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को हत्या की धमकी अमृतपाल सिंह ने दी, खालिस्तानी आतंकी ने। खैर वो आज पकड़ा गया, वो भगवंत मान के कारण नहीं पकड़ा गया, वो अरविंद केजरीवाल के कारण नहीं पकड़ा गया, वो यदि पकड़ा गया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के इंटरफेरेंस से, इनके कारण पकड़ा गया। और अरविंद केजरीवाल इशू आप उठाकर देख लीजिए, पंजाब चुनाव से पूर्व किस तरीके से स्पष्ट बयान आया था कुमार विश्वास जी का। कुमार विश्वास जी ने स्पष्ट कहा था कि अरविंद केजरीवाल के संबंध खालिस्तान के बड़े बड़े नेताओं से, खालिस्तानी नेताओं से हैं और बहुत अच्छे संबंध हैं। ये खालिस्तान का निर्माण करना चाहते हैं। और पन्नू की आप बात कर लीजिए, तो इस प्रवृत्ति के लोग लगे हुए हैं, देश को धमकियां देने के लिए, देश के खिलाफ बोलने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। ये कनाडा से भी लगे हुए हैं, और जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वे सारी एकजुट हैं। चाहे आप खालिस्तानियों को ले लीजिए, पाकिस्तानियों को ले लीजिए, आतंकवादियों को ले लीजिए, माफियाओं को ले लीजिए, जितने भी माफिया हैं, मुख्तार अंसारी की आप बात कर लीजिए। खैर वो जेल के अंदर है, आज वो जेल के अंदर है, ये एक अलग विषय है। परंतु जो मुख्तार अंसारी है वो एक जिहादी किस्म का व्यक्ति है, आतंकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो व्यक्ति बम बनाने का, बम फेंकवाने का कार्य करे, जो लोगों को डराने का कार्य करे, उसको आतंकवाद की श्रेणी में ही रखा जाता है। और मैं समझता हूं मुख्तार अंसारी एक किस्म से आतंकवादी है, जो कि आतंक का साम्राज्य स्थापित करने का कार्य जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया था, आज वो आतंक का साम्राज्य समाप्त हो चुका है मुख्तार अंसारी का। और ये बहुत बड़ी बात है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी तभी संभव हो पाया। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब तक गुंडों को, माफियाओं को, आतंकवादियों को, जिहादियों को, असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने का कार्य किया जाता था। और जिस तरीके से आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ, मैं स्पष्ट बोलता हूं किसान आंदोलन के संदर्भ में, किसान आंदोलन पूर्ण रूप से खालिस्तानियों का आंदोलन था। जिस तरीके से खालिस्तानी वहां पर बैठे हुए थे, जमे हुए थे, सरकार की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, सरकार पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल थी। उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा अनेकों बार चर्चा की गई, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी के द्वारा बड़े बड़े किसान नेताओं के साथ बैठकर स्पष्ट चर्चा की गई, पीयूष गोयल जी के द्वारा चर्चा की गई। बावजूद इसके वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्या कारण था उसके पीछे? मैं समझता हूं उसके पीछे स्पष्ट कारण था, और वह कारण था खालिस्तानियों का पैसा, खालिस्तानियों का सहयोग, खालिस्तानी उसके पीछे थे। चाहे वो राकेश टिकैत हो, अन्य किसान नेता हो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, मैं सबको अच्छे से जानता हूं कि इनके पास कहां से पैसा आ रहा था, कहां से फंडिंग हो रही थी, विदेशी फंडिंग इन्हें हो रही थी। और जिस तरीके से खालिस्तानियों का पैसा, पाकिस्तानियों का पैसा, कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी शक्तियों का पैसा, असामाजिक तत्वों का पैसा उस किसान आंदोलन में लगा था, वह बहुत दुखद विषय था। और उस समय भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, भारत के इकोनॉमी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जिस तरीके का कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया, मैं समझता हूं ये बहुत घटिया कार्य था, बहुत ही निंदा का योग्य है, निंदा के योग्य है और निंदनीय है। मैं कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता हूं, कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। किसानों के नाम पर, किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कुछ नेता
मुट्ठी भर नेता अपने घर को भरने के लिए, अपनी जेब को भरने के लिए, अपने संगठनों को मजबूत करने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता साबित करने के लिए कुछ लोग उस आंदोलन को चलाए और उनके पीछे खालिस्तानी थे। खालिस्तानियों का उनको पूर्ण रूप से समर्थन था। ये खालिस्तानी आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग मिलकर के जिस तरीके से उस आंदोलन को आगे बढ़ाए, वह बहुत खतरनाक विषय था। जिस तरीके से वहां तमाम हत्याएं होती थी, किस किस प्रकार की घटनाएं वहां पर हुई, ये सबको मालूम है। आप पत्रकार हैं, आपको सब मालूम है जिस तरीके की घटनाएं, जिस प्रकार के कृत्य वहां पर हुए। तो मैं समझता हूं इस तरीके के लोगों को, जो खालिस्तानियों से फंडिंग लेता है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो उन लोगों को फंडिंग करता है उन पर भी नकेल कसने की अत्यंत आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है। और मैं इसके साथ साथ ये भी आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा, जितने भी लोग क्रिमिनल प्रवृत्ति के हैं उनको रोकने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से पंजाब के अंदर यदि बात कर ली जाए, मैंने कई जगह दिल्ली में भी देखा, भिंडरा वाले का पोस्टर गाड़ियों के पीछे कुछ लोग लगाते हैं, अभी भी लगा है। भिंडरा वाले आतंकवादी है, भिंडरा वाले आतंकवादी। उसने देश में किस प्रकार के कार्य किए सबको मालूम है, और वह सेना की गोलियों से मरा, यह भी स्पष्ट है। तो जो व्यक्ति सेना की गोलियों से मरता है वो कौन है? सेना ने ऑपरेशन करके जिसको मारा वह कौन है? वह आतंकवादी नहीं तो कौन है? और यह स्पष्ट होना चाहिए। प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस कहां पर बैठी हुई है? प्रशासन कहां है? कोई व्यक्ति कैसे एक आतंकवादी का फोटो लगा करके, गाड़ी पर फोटो लगा करके घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है, सबको नजर आ रहा है, सबको दिख रहा है। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस भी होती है, केवल दिल्ली में नहीं, अलग अलग स्थानों पर ऐसे लोग तमाम मिल जाएंगे। पंजाब में आप जाकर के देखिए, पंजाब में भिंडरावाले के खिलाफ या खालिस्तान के खिलाफ आप बोलिए, आप यात्रा निकालिए, तो आपके ऊपर हमले होना प्रारंभ हो जाएंगे। मैं स्वयं भिंडरावाले के खिलाफ बोलता हूं और खालिस्तानियों के खिलाफ बोलता आ रहा हूं। खालिस्तानियों के खिलाफ मैंने केसरिया रक्षा फाउंडेशन के माध्यम से लगातार मुहिम चला रखी है। जिहादियों के खिलाफ मेरे द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। मुझे लगातार हत्या की धमकियां प्राप्त होती हैं और इस प्रकार का कार्य होता रहा है। मेरी जान को, मेरी सुरक्षा को खतरा है। तो मैं समझता हूं इस प्रकार के व्यक्ति के फोटो गाड़ियों पर, घरों पर मौजूद नहीं होने चाहिए। पुलिस की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए, पुलिस को यह हाथ में लेना चाहिए, यह कार्य हाथ में लेना चाहिए कि इस देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, बचाने के लिए हमारे राष्ट्र को कार्य करना चाहिए पुलिस को। और यह बहुत बड़ा खतरा है हमारे राष्ट्र के लिए। और यदि हमें राष्ट्र को सुरक्षित करना है। जी अब्रिल जी, मैं तो ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जो इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान करा रहा है, वो क्या करते हैं? आतंकवादी आते हैं और हमारे एक कर्नल को मार के चले जाते हैं, फिर आता है एक सिपाही को मार के चले जाते हैं। तो क्या ये कर्नल और सिपाही जो हमारे मरने के लिए हैं, शहीद, इनकी शहादत कहां से होगी सर? इसके लिए तो अपने को क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं सर। कि अगर हमारा एक कर्नल मरता है तो क्या उनका एक कर्नल नहीं मारना चाहिए? पाकिस्तानियों का एक हमारा सिपाही मरता है, क्या उनका एक सिपाही को नहीं मारना चाहिए? मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? देखिए, वो बताइए। रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो योजना बनाई जाती है उसके माध्यम से कार्य होता है। इस प्रकार से मैं भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट के रूप में, प्रवक्ता के रूप में मैं इस प्रकार की बात नहीं कह सकता, लेकिन मेरी भावना ये जरूर है कि पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, इसका मतलब तो ये वो आके हमारे सैनिकों को मार के चले जाए और हम बैठे रहे चुपचाप। देखिए, हर जिहादी को, हर आतंकवादी को, हर पाकिस्तानी को मौत के घाट उतारना जो भारत के खिलाफ कार्य कर रहा है, यह बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही है। जो आतंकवादी है, जो जिहादी है, जो पाकिस्तानी है, जो आतंकवादी है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, सेना को कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए देखिए, सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, यदि मैं इस प्रकार से आपको गिनाने लगूं, एक मिनट, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर, एक मिनट, जिस तरीके से लगातार उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया और कहां पर
अब आप बताइए क्या हुआ सर्जिकल स्ट्राइक में। सर्जिकल स्ट्राइक जब मोदी साहब ने किया था, जी पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की चीज को रोकने की, वापस आ गए। उनको लगा था कि मोदी इस बार ऐसा कुछ अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी बलूचिस्तान में जो है उनको भी लाकर ध्यान रख दिया, सारे सब लगा देंगे। अब हम ऐसे ही कुछ होना चाहिए वापस, क्योंकि इनको अभी समझ में नहीं आएगा इस तरह से। आपको स्पष्ट कर देता हूं, जिस तरीके से भारतीय सेना के द्वारा रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से कार्रवाई की गई पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक, चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, बाकी किसी भी सरकार के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। आतंकी हमले पहले भी हुए, मनमोहन सिंह सरकार के दौरान हुए, किस प्रकार से लगातार हमले हुए, हर जगह हमले हुए, दिल्ली में भी हमले हुए, मुंबई में हमले होते थे, लेकिन सरकार शांत बैठी रहती थी। सरकार ने जन भावनाओं को आहत करने का कार्य किया, सरकार ने जन भावनाओं को दरकिनार करने का कार्य किया। मनमोहन सिंह की सरकार थी, जन भावनाओं का सम्मान उनके द्वारा नहीं किया गया। पाकिस्तान के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान यदि हुई हो तो आपको चैलेंज देता हूं विक साहब, आप मुझे बताइए एक भी कार्रवाई यदि हुई हो। कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं। और जब जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उसी दिन स्पष्ट कर दिया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, पहले दिन से ये स्पष्ट है, यदि पाकिस्तान कोई भी आतंकवादी गतिविधि भारत के विरुद्ध करता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। 370-35 से बताया गया, लेकिन एक भी दंगा नहीं हुआ। लोग ये कहते थे हजारों लोग मरेंगे, यदि 370-35 से हटता है तो हजारों लोग मरेंगे, कश्मीर में दंगा हो जाएगा, कश्मीर जल जाएगा, लेकिन एक मच्छर भी नहीं मरा, एक मक्खी भी नहीं मरी। अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे? क्या ये नरेंद्र मोदी की सफलता नहीं है? क्या ये भारत सरकार की सफलता नहीं है? क्या ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की सफलता नहीं है, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में ये फैसला लिया गया? और ये बहुत बड़ा फैसला है, मैं समझता हूं। और जिस तरीके से लगातार हमारी सरकार देश को सुरक्षित करने के लिए कार्य कर रही है, यह अभूतपूर्व है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के हैं, जो इस देश को खतरे में डालने का लगातार प्रयास करते हैं। जो कुछ लोग ऐसे भी हैं, अरविंद केजरीवाल टाइप के, जो भारत की सेना से सबूत मांग रहे थे। जब भारत की सेना ने पाकिस्तान के ऊपर कड़ी कार्रवाई की, भारत की सेना से ये लोग सबूत मांगते थे और इनके बयान प्रथम पृष्ठ पर छपते हैं पाकिस्तान की मीडिया में, और पाकिस्तान की मीडिया में ये हेडलाइन बनते हैं इनके बयान। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, इस घमंडिया गठबंधन का, इस पूरे विपक्ष का, इस घमंडिया गठबंधन का पाकिस्तान और चीन के साथ अदृश्य संबंध है। चीन और पाकिस्तान के साथ इस घमंडिया गठबंधन का कोई ना कोई अदृश्य अलायंस है। इससे यही स्पष्ट होता है, यही साबित होता है। नहीं तो क्यों ये इस प्रकार के बयानबाजी कर, देश के विरुद्ध बोल रहे हैं, लगातार देश के खिलाफ बोलने का कार्य करते हैं। बहुत दुखद है। देश का प्रत्येक व्यक्ति आहत होता है, प्रत्येक व्यक्ति इससे दुखी है, और मैं समझता हूं इस प्रकार का कार्य इन लोगों को शोभा नहीं देता। इनको बात जाना चाहिए, चाहे वह अरविंद केजरीवाल हो या फिर कोई अन्य लोग हो। विपक्ष के लोग जिस तरीके से ये सीमा लांघ जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि राष्ट्र विरोध क्या है और सरकार विरोध क्या है। सरकार का विरोध करते करते, मोदी विरोध करते करते, मोदी विरोध में इतना खो जाते हैं, सरकार के विरोध में ये लोग इतना खो जाते हैं कि ये राष्ट्र का विरोध करने लगते हैं, ये राष्ट्र के खिलाफ बोलना प्रारंभ हो जाते हैं। इनको इतनी सेंस नहीं है, और इस देश की जनता इनके खिलाफ कार्य निश्चित करेगी। इस देश की जनता ऐसे विपक्ष का सुपड़ा साफ करने का कार्य करेगी, ऐसे विपक्ष को धूल चटाने का कार्य करेगी। जब चुनाव आएंगे लोकसभा के चुनाव बहुत ही नजदीक है वर्ष 2024 के, और इनको नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे, इनको नतीजे सामने आ जाएंगे इनके।
कहते थे जब राम मंदिर निर्माण होगा तो दंगे हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे, कत्लेआम हो जाएगा। एक मच्छर भी नहीं मरा, एक मक्खी भी नहीं मरी। उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। और जब राम मंदिर जैसा निर्माण नहीं हो रहा था तब कितने दंगे हुआ करते थे आप बताइए। जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, जब समाजवादी पार्टी का शासन था, जब समाजवादी पार्टी सत्तारूढ़ दल थी, जब अखिलेश के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, वर्ष 2017 से पूर्व में कितने दंगे हुए, लगातार दंगे हुआ करते थे। दंगों का बहुत लंबा इतिहास है और उसको कोई भुला नहीं सकता। यह बहुत दुखद विषय है। आजम खां इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ करते थे, अखिलेश यादव डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ करता था। मुलायम सिंह यादव के द्वारा राम भक्तों के ऊपर गोली बरसवाने का कार्य किया गया, राम भक्तों को मारने का कार्य किया गया, राम भक्तों के ऊपर गोलियां बरसा करके अयोध्या की पवित्र भूमि को लाल करने का इन लोगों के द्वारा कार्य किया गया। अयोध्या की गलियों को लाल रंग से रंगने का कार्य किया गया, उनके खून से रंगने का कार्य किया गया। तो ये बहुत दुखद है। जनता जानती है, जिन लोगों के बच्चे, जिन परिवारों के बच्चे वहां पर गए थे राम जन्मभूमि आंदोलन में, वे इसी देश के हिस्सा हैं, राष्ट्रभक्त हैं। क्या वो नहीं जानते किस प्रकार के लोग हैं समाजवादी पार्टी के? जी चलो जल्दी से जल्दी ही होगा ये। इन सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश के खिलाफ बयान देता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हो रही है। और जब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है तो ये बौखला करके प्रदर्शन करना प्रारंभ कर देते हैं। ये कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घुट रहा है, लोकतंत्र का गला सरकार के द्वारा घोटा जा रहा है। जब धीरज साहू के घर से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, जब कई सौ करोड़ धीरज साहू के घर से बरामद होते हैं, तो उसके बाद कांग्रेस कहती है लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जब काला धन पकड़ा जाता है तो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, इस प्रकार के बयान देते हैं। और लोकतंत्र का गला सही मायनों में तो इंदिरा गांधी के द्वारा घोटा गया था। जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को जेल में भेजने का कार्य किया गया, पूरे विपक्ष को जेल भेजा गया था इमरजेंसी के द्वारा, इमरजेंसी इंप्लीमेंट करने का कार्य तरीके से इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, वह बहुत दुखद है। मैं समझता हूं इन लोगों को अपने आंखों से पट्टी उतारनी चाहिए। इन लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए ये कहां सोए हुए हैं। इन्हें जागना चाहिए, समझना चाहिए, अपने दिमाग में झांक। थैंक यू वेरी मच। टाइम इतना ही था अब्रिल जी, टाइम इतना ही था। आतंकवाद को और खालिस्तान को समाप्त करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आतंकवाद और खालिस्तान मुक्त भारत का निर्माण निश्चित होगा, करेंगे। बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू सर, थैंक यू।